हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्की स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर अच्छे से कंटेंट वाली वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे एक चैप्टर था जिसका नाम क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसी में हम लोग अध्ययन किए थे कि जो है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग जो है चीज़ों को अध्ययन किए थे, तो मालूम पड़ा था कि मानव के शरीर के अंदर, ह्यूमन में, मानव में दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं, जिसमें कि एक जनन तंत्रों के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारियाँ दी गई थी, जिसमें कि क्या बताया गया था। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बताया गया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि इसके कुछ जो है ना, देखिए यहाँ पर है ना, ये टॉपिक आपको ऑलरेडी कैप्चर किया गया था, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके कुछ लास्ट में पॉइंट्स है। ठीक है, तो जैसे ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो हम उसके बाद क्या करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से देखें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे ख़त्म हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा सा हम बातें करते हैं कि इसमें और क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कि ये सब ऑलरेडी कैप्चर कर लिए थे। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बाबू, ज़रा आप यहाँ ध्यान दीजिए, होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ऐसे चल रहा है ऑफलाइन क्लास में, पूरी तरह से जल्द ही ऑफलाइन क्लास में ख़त्म होने वाली टॉपिक है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। ऑनलाइन में देखें कि थोड़ा डिले हो गया, ऐसे तो ऑनलाइन पहले आता था, बाद में ऑफलाइन आती थी, लेकिन जो है ना इस बार थोड़ा डिले हो गया। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्या है, फीमेल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपको दिखाई गई है, क्या है, फीमेल। बात सुन रही है, फीमेल बोले तो क्या बाबू, मादा। ये दिख रही है, क्या है, मादा है। ज़रा आप ध्यान दीजिए, ये जो आप मादा देख रहे हैं, ठीक है ना, ये मादा है, ठीक है, और ये क्या है, चाइल्ड है। देखिए ध्यान देंगे, ये अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है, तो फीमेल है बाबू, कोई दिक्कत। और ये जो दिख रहा है ये क्या है यहाँ पर बाबू, ज़रा आप नोटिस कीजिए, ये चाइल्ड है, क्या है, संतान है, या फिर इसको आप ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। ये जानकारी आपको दिया गया है ना कि फीमेल है, तो ये क्या है, चाइल्ड है, और ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, कोई दिक्कत। ये जानकारी आपको पूरी तरह से दी गई। हम बताते हैं कि जो है ना, क्या होते हैं, मानव जो होते हैं, यानी फीमेल जो होते हैं, वो सजीव प्रजक होते हैं। पास में आ रही है, कैसे, तो बताया गया था कि वैसे जो संतानों को जन्म देते हैं उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। ये ऑलरेडी आपको जानकारियाँ दिया गया था। तो मादा यानी फीमेल जो है वो क्या है, सजीव प्रजक है, क्योंकि संतानों को जन्म दे रही है। अब चलते हैं, तो जन्म देने के लिए क्या होती है, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं बाबू, दिख रहा है। इन सभी ऑर्गन्सों को अगर हम साथ मिला देते हैं, ठीक है ना, तो इसी को कहा जाता है क्या बाबू, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसी को क्या कहा जाता है बाबू, तो ज़रा आप नोटिस करेंगे, उसी को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन ऑर्गन्स को अगर हम साथ मिला दें, जैसे यूटेरस हो गया, ओवरी हो गया, है ना, ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, या और भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती है, उसके अलावा जो है ना मैमरी ग्लैंड हो गया, दिख रहा है। इस सभी अंगों को अगर हम साथ मिला दें तो इन सभी को हम लोग मिला कर क्या कहते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। जो एक दृश्य यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें देखिए मैमरी ग्लैंड है ना, मैमरी ग्लैंड जो है ना, मैमेलरी होता है, मैमिली नहीं, और जनन जो है ना क्या है, ऑर्गन्स है, यानी जनन अंग है। तो इन सभी को अगर हम मिला देते हैं तो ये सब जो है ना क्या माने जाते हैं, मादा जनन तंत्र माने जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं और देखते हैं। जरा आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा, और जो भी दिक्कत होगा बिल्कुल पूछिएगा, वो है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जानकारियाँ दी गई, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मादा जनन तंत्र जो होती है बाबू, वो मुख्य रूप से किसको माना जाता है, तो ज़रा आप नोटिस करेंगे, मादा जनन तंत्र मुख्य रूप से जो है ये माना जाता है बाबू, किसको, ओवरी को माना जाता है। ये जो आप संरचनाएं दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ये जो संरचनाएं दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ओवरी। लेकिन यहाँ पर दो गो है ना, एक इधर है और दूसरा का इधर है, इसीलिए इसको हम लोग ओवरीज कहते हैं, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे ओवरी क्या होती है, इसकी साइज क्या होती है, पाए कहाँ जाते हैं, ये जुड़ा किससे होता है। ऐसे प्रोजेक्टर क्लास आज थी, तो उसमें भी आपको पूरी तरह से जानकारियाँ दे दी गई है, सब खत्म कर दिया गया है। जो बच्चे आज नहीं आए थे उनको छूटा है, तो चलिए उनके लिए हम इधर से कंटेंट देते हैं, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, ओविडक्ट होता है, और यहाँ पर एक और संरचनाएं होती है जिसे हम लोग फिम्ब्रियो कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, फिम्ब्रियो कहते हैं, जिसे झालर कहा जाता है। यहाँ पर भी वही है झालर जो आपको दिख रहा है, फिम्ब्रियो है ना।
अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये वाला है, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये है क्या, फिम्ब्रियो, झालर, क्लियर हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है वो ओवरी है। इसके जस्ट ऊपर जो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की जो एक डिस्टेंस वाली एक ऐसे कुंडलित संरचनाएं होती है जिसे हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। यहाँ पर भी बस में आ रही है। अब चलते हैं, यहाँ से का स्ट्रक्चर ऐसे आपको जो देखने को मिल रही है, जरा आप नोटिस करेंगे, यहाँ से आप ऐसे जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, इन सभी संरचनाओं को अगर हम बात करें तो यूटेरस कहते हैं। इसकी जो है ना अगर लंबाई की बात करें तो करीब जो है ना कितने होते हैं बाबू, तो 7 से 7.5 से 8 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। जब स्त्री प्रेगनेंसी अवस्था में होती है, गर्भवती अवस्था में होती है, तो बढ़ कर के 17 से जो है ना 18 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। और जैसे ही गर्भावस्था समाप्त हो जाती है, प्रसव हो जाता है, तो नॉर्मल जो है ना लगभग 10 से 11 जो है ना सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है बाबू। तो ये जानकारी आपको दी गई। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दिख रहा है संरचना, यहाँ पर नोटिस करेंगे आप कि ये जो आप संरचना देख रहे हैं गर्भाशय के जस्ट बाद जो संरचनाएं दिख रही है और वेजाइना के ऊपर जो संरचनाएं होती है उसे सर्विक्स कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है? सर्विक्स कहा जाता है। और इसके बाद जो संरचनाएं आपको ये दिख रहा है इसी को वेजाइना कहते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है बाबू? तो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। बात समझ में आ रही है? इसकी बताई गई कि लगभग 7.5 से क्या बाबू, तो लगभग 7.5 से अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान देंगे, 7.5 से ये क्या होता है 8 सेंटीमीटर के आसपास होता है बाबू। लेकिन जैसे अगर हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी अवस्था में आने के बाद इसकी जो है ना क्या होती है, जो लंबाई होती है बाबू वो बढ़ करके कितनी हो जाती है, तो करीब 17 से 18 सेंटीमीटर हो जाती है बाबू। बात समझ में आ रही है? कितनी हो जाती है? तो 17 से 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? और जैसे जो है डिलीवरी अवस्था ख़त्म होती है बाबू, तो पुनः जो है अपने अवस्था में आ जाता है। मैंने अपने अवस्था में मतलब हल्का थोड़ा बड़ा हो करके जो है ना देखने को मिलता है। ये लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, इतना अवस्था में आ जाती है बाबू। यानी पहले की अपेक्षा जो है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। पहले की अपेक्षा जो है ना डिलीवरी के बाद थोड़ा सा इसका साइज़ क्या हो जाता है बाबू, बड़ा हो जाता है। ये जो है ना ये जो संरचनाएँ दिख रही है। ओवरी की अगर हम साइज़ की बात कर लेते हैं तो लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है बाबू। कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई और मोटाई के बारे में भी हम आगे जिक्र कर लेंगे और बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया। अब चलते हैं, ये पूरी जानकारी आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में दिए गए। ये क्या है? मैमली ग्लैंड्स है। ये तो जानकारी दिया गया। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं और बातें करते हैं। इसका कुछ यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है। देखिए ये क्या है? गर्भाशय। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ना, सॉरी ओवरी है, अंडाशय। अंडाशय के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। अंडाशय कैसा होती है देखिए यहाँ पर दिखाया गया है करके। अंडाशय मादा का प्रमुख जनन अंग होता है बाबू। क्यों होता है भाई? क्योंकि ये जो आपको अंडाशय दिख रही है ये क्या करता है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे ये क्यों होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर जो है ना अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ओवरी क्या करती है, तो गैमीट को बनाती है बाबू, और साथ ही साथ क्या करती है, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन्स को बनाने में क्या करती है बाबू, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, ओवरी को जो है ना फीमेल का प्रमुख लैंगिक जनन अंग मानते हैं। और ये प्रत्येक स्त्री में कितनी जोड़ी होती है, तो एक जोड़ा होता है बाबू। और कहाँ पाई जाती है, तो ज़रा आप नोटिस करेंगे कि उदर गुहा के नीचे दिख रहा है ना, उदर गुहा जस्ट इसके ऊपर होती है, उदर गुहा के नीचे दोनों ओर दिख रहा है ना, ऐसा है ना संरचना। तो यहाँ से नीचे तक ही गया तो उदर गुहा हो गया है ना, तो उसके जस्ट नीचे ही ये होता है। बात समझ में आ रही है? तो कितने होते हैं, तो बाएं और दाएं के फॉर्म में होती है। कोई दिक्कत यहाँ पर क्लियर हो गई? अब चलते हैं, ज़रा आप नोटिस कीजिए, कह रहा है कि आखिर ये होता कैसा है। जो आपको जानकारियाँ दी गई, क्या दिया गया, अंडाशय है, तो अंडाशय की शेप कैसी होती है बाबू, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे। यही बच्चों को जो है लिखवाया गया, जो इसमें दिख रहा है वही सेम टू सेम लिखवाई भी गई है बाबू। दिख रहा है ना ये चीज़ें, ये सेम टू सेम यहाँ पर लिखवाया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज करके जो है ना पैकेज तैयार कर दी गई है, उससे आपको लिखवाया गया है। और ये ऑलरेडी पहले का है पैकेज बनने से, ये कोरोना के टाइम का है और उसी समय का PDF बना हुआ है, इसलिए ऐसा है आपको। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, तो इसकी हम अगर लंबाई की बात करें, देखिए पहले होता कैसा है, इसकी हम आकृति की बात कर लेते हैं। अंडाशय की आकृति कैसी होती है बाबू, तो देखिए अंडाकार, या आप कह सकते हैं कि बादाम के जैसी चपटा होता है। बात समझ में आ रही है? और लंबाई बताई गई कि कितनी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर बाबू,
है ना। जैसे लंबाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे, है ना, लंबाई हो गया कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर बाबू, तो देखिए यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। और मोटाई की बात कर लेते हैं तो कितना सेंटीमीटर दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि जो है ना अंडाशय उदर गुहा से जो है ना पृष्ठीय दीवार से सटा रहता है, ठीक है, जो पेरिटोनियम झिल्ली यानी किससे, देख रहा ना, मीजोवैरियम द्वारा जो है ना अलग रहता है। बात समझ आ रही है। तो देखिए ये क्या है, तो जब थोड़ा सा दिख रहा है, इससे दूर डिस्टेंस पर है, या आप कह सकते हैं इससे सटा हुआ, देखिए यहाँ पर है ना गर्भाशय से सटा हुआ, तो ये जो संरचनाएं जोड़ रहा है इसको, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं बाबू, तो ये बना किससे होता है, तो मेजोवैरियम से बना होता है। बात समझ आ रही है। या आप कह सकते हैं कि मेजोवैरियम इसे क्या करता है, तो इससे थोड़ा सा दूरी पर इसको अलग कर देता है। इसे जोड़ने में जो है ना, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका भूमिका भी होती है, या आप कह सकते हैं कि इसको जोड़ते हुए अलग करता है। क्लियर हो गई। ये जानकारी आपको दिया गया। आगे बढ़ते हैं और बताया गया है कि जो है ना इसके ऊपर, किसके ऊपर, तो जो गर्भाशय आपको जो है दिख रही है, सॉरी अंडाशय जो दिख रही है, इसके ऊपर क्या होते हैं बाबू, एक लेयर्स होती है या एक परत होती है, जो किस प्रकार के ऊतक से जो है देखिए लिखा हुआ है कि अंडाशय संयोजी ऊतक से बने एक आवरण द्वारा ढकी रहती है, जिसे क्या कहा जाता है बाबू, टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया। आगे दिखा देंगे कभी। अब चलते हैं और कह रहा है कि टूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो है, ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो टूनिका एल्बुजिनिया इसके अंदर होती है, तो उसके अंदर जो है क्या होती है, एक, या उसके नीचे भी कह सकते हैं, उसके अंदर नीचे क्या होती है, तो एक जो है ना परत होती है बाबू, जिसे क्या कहा जाता है, तो जनन इपिथीलियम यानी जर्मिनल इपिथीलियम के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट ऊपर एक लेयर होती है, जो इसमें दिखाया नहीं गया, हम आपको दिखा देते हैं। ऊपर से एक लेयर मान लीजिए ऐसे दिख रहा है, ऊपर से एक जो लेयर रहेगी बाबू, उस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस लेयर को हम लोग टूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानेंगे। और इसके जस्ट बाद जो लेयर आपको दिख रही है, वो किस नाम से जाना जाएगा बाबू, जर्मिनल इपिथीलियम के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि इसके आंतरिक भाग जो है किसके, तो जो गर्भाशय, अरे मार बुड़बक गर्भाशय बार बार आ रहा है, अंडाशय संबंधी है। अंडाशय के जो है ना अंदर जो होती है बाबू, क्या होती है, जो है ना अंडाशय के जो आंतरिक भाग है आपको दिख रही है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, तंतु होते हैं, और संयोजी ऊतक से क्या होते हैं बाबू, मिलकर के जो है ना इसके आंतरिक भाग बने होते हैं। यानी इसके आंतरिक भाग किसके, अंडाशय जो दिख रहा है इसका आंतरिक भाग दिखाया जा रहा है, तो अंडाशय के आंतरिक भाग जो है संयोजी ऊतक के साथ साथ तंतुओं से मिलकर क्या होते हैं बाबू, बने होते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अस्ट्रोमा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, अस्ट्रोमा किसको कहते हैं, इन दोनों को, इस भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। यानी जो अंडाशय दिख रहा है उसके इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मेडुला कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, इस भाग को हम लोग मेडुला कहेंगे और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और दोनों को अगर हम साथ मिला दें तो इसे अस्ट्रोमा कहते हैं बाबू। तो ये बताया गया कि जो है ना अस्ट्रोमा कहलाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके 2 भागों होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कहाँ होते हैं ये आपको ऑलरेडी दिखा दिया गया। ये ऑफलाइन क्लास में आपको फिगर में नहीं दिखाई गई थी, आपको बताया गया था कि ऑनलाइन में या फिर हम प्रोजेक्टर क्लास में दिखाएंगे। तो प्रोजेक्टर क्लास में बच्चों को दिखा दिए हैं, जो बच्चे आज क्लास नहीं आए थे उनको हम ऑनलाइन दिखा देते हैं और दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब चलते हैं, ये तो पूरी जानकारी आपको दे दी गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जनन इपिथीलियम जो है ना से क्या होती है बाबू, इससे जो है ना कुछ देखिए अब लिखा हुआ है कि जनन इपिथीलियम से एक कोशिका बड़ी होकर के क्या बनाती है बाबू, डिम्ब कोशिका बनाती है। और ये डिम्ब कोशिका जो है ना अपरिपक्व अंडाणु के रूप में होती है, जिसको हम लोग ओसाइट्स के नाम से जानते हैं। और यही ओसाइट्स जो है, देखिए ध्यान देंगे, ये विकसित करके फॉलिकल ऐसे बनाते हुए जो है ना प्राइमरी फॉलिकल, द्वितीय फॉलिकल, तृतीय फॉलिकल, पास में ग्राफियन फॉलिकल विकसित करते हुए एक ओभा का, यानी एक परिपक्व ओभा का क्या करेगा बाबू, निर्माण करेगा। जैसे ओभा निकल जाएगा तो उसमें कॉपर ल्यूटियम रहेगा। ये कॉपर ल्यूटियम जो है क्या करेगा, ठीक है ना, तो हार्मोन्स को बनाएगा बाबू। और उसका दे फिर जो है ना कुछ समय बाद ऐसी अवस्था में हो जाता है जो है ना कॉपर एल्ब्यूकिन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसका दे जो है अवस्था समाप्त, फिर अब दूसरी अवस्थाएँ चलेगी बाबू। तो ये मासिक चक्र के समय होने वाली प्रोसेस है जो है ना, जिसमें कि फॉलिकल फेज और ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, यहाँ तक कि ब्लडिंग फेज भी, ये सब अवस्थाएं होती थी जो आपको ऑलरेडी बताया गया था। मासिक चक्र के जो है ना समय में हमें बताया था कि किस प्रकार से प्रोसेस होती है। इसकी जो है ना साइज बता दी गई कि क्या होती है, लंबाई चौड़ाई सब बता दिया गया ऑलरेडी पहले भी। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए इसको ज़रा एक बार फिर से समझिए। तो जो है ना इसमें लैंग्वेज था तो थोड़ा सा हम क्लियर नहीं समझा पा रहे थे, हमको मज़ा नहीं आ रहा था,
इसमें देखिए विदाउट जो है ना क्या है बाबू, तो लैंग्वेज है। तो इसको समझिए ताकि आपको समझने में ज़्यादा मज़ा आए और समझ में आ भी सके। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, जैसे हम चेक करते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि जो है ना वीडियो कट या जो है ना कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे बाबू, ये क्या है, गर्भाशय। इधर जो आप ऐसे लेयर्स देख रहे हैं, ये ऐसे जो है ना, ऐसे जो है ना, ये लेयर गर्भाशय का है। ऐसे इसमें तो यहाँ पर है नहीं, ऐसे ये गर्भाशय का लेयर है, दिख रहा है ना। ऐसे ये गर्भाशय का एक लेयर ऐसे है जो दिखाया गया है। नीचे इन उल्टा नाशपाती की तरह होता है, ऐसे बात समझ में आ रही है, नीचे की ओर है, ठीक है, जिसमें कि आपको आधा भाग यहाँ से ऐसे दिखाई गई है। बात समझ में आ रही है, यहाँ इधर नहीं दिखाया गया, कोई दिक्कत, ऐसे आप समझेंगे। तो इतना जो भाग है आपको दिखाई गई, ये क्या है बाबू, तो गर्भाशय का भाग है। इस गर्भाशय के जो है ना ध्यान देंगे, ऊपरी भागों से क्या होती है, एक जो है ना नलीनुमा संरचना निकलती है। इस नलीनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। ओविडक्ट या इसे एफटी बोलते हैं। एफटी बोले तो क्या बाबू, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। स्पेस कम है तो नहीं लिखे हम इंग्लिश, बात समझ में आ रही है तो जरा आप ध्यान देंगे, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, ध्यान रखने के फैलोपियन ट्यूब जो है ना, यहाँ से लेकर के जो है ना बाबू, दिख रहा है ये ऐसे, यहाँ से ऐसे जो क्षेत्र जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक मानी जाती है। क्लियर हो गया, ये क्षेत्र यहाँ से वहाँ तक होती है। अब जब यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र होती है, तो इसकी अगर हम लंबाई की बात कर लेते हैं बाबू, तो इसकी लंबाई जो होती है लगभग क्या होती है, तो इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितने सेंटीमीटर होती है बाबू, तो इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इस 10 से 12 सेंटीमीटर में 3 भाग होते हैं बाबू। कितने भाग होते हैं, जरा आप ध्यान से देखेंगे, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं बाबू। वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ से कुछ जो है दूर तक, आगे भी होगा इसका कुछ स्ट्रक्चर में कहीं, चलिए देखिए इधर है, चलिए तो आगे हम इसको दिखा देते हैं। चलिए इसको हम आगे दिखा देते हैं, ठीक है। 3 भाग होते हैं, कौन कौन आगे हम बता देंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये जानकारियाँ दी गई कि इसके ऊपर जस्ट एक लेयर था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे बाबू, इसके जस्ट ऊपर एक लेयर था, उसको क्या बोल रहे थे, बोलेंगे। देखिए अभी तुरंत हम जस्ट बताए हैं कि इसके जस्ट ऊपर जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो देख रहे हैं, टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, टूनिका एल्बुजिनिया। बात समझ में आ रही है। तो ये जो लेयर आप देख रहे हैं, है ना, ये एक प्रकार का लेयर जो दिख रहा है आपको, ये टूनिका एल्बुजिनिया है बाबू। और इसके जस्ट बाद एक लेयर होती है जिसको जो है ना जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और इसके अंदर जो है ना जो आंतरिक संरचनाएं होते हैं वो तंतु और संयोजितों से बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो अस्टोमा कहते हैं। और इस अस्टोमा के 2 भाग होते हैं। ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको मेडुला, और ये भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। और हाँ ध्यान रहे, इसी का अनुप्रस्थ काट वहाँ दिखाया गया है। इसकी लंबाई बता दी गई, चौड़ाई जो है बताया गया कितना सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और अगर हम मोटाई की बात कर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर। इसको अगर आप काटेंगे तो टीएस यानी अनुप्रस्थ काट के रूप में, टीएस ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर के रूप में आप देखेंगे, टीएस स्ट्रक्चर के रूप में आप देखेंगे, तो वैसा आपको इसके संरचनाएं देखने को मिलेगी, जिसमें बताया गया कि ओवरी जो होती है इससे जो है ना क्या मेजोबैरियम से जो है ना क्या रहता है, अलग रहता है बाबू। क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। वही सेम टू सेम लिखा हुआ कि जो है ना विकसित करेगा तो जो है ना प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, तो जो है ना टर्शियरी फॉलिकल, और जो है ना क्या ग्राफियन या फोर्थ फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल का निर्माण होता है। और ये फॉलिकल जो है ना मैच्योर होकर के एक संपूर्ण ओभा का निर्माण करता है। फिर उसके बाद जो है ना कॉपर ल्यूटियंस बच जाते हैं, जो हार्मोन को स्राव करने के बाद फिर जो है ना इस फॉर्म में चले जाते हैं। अब इसी में देखिए ये संरचनाएं जो दिख रही है, इसी को यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया बड़ा, कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलती है। इस प्रकार के अंदर संरचना ऐसे देखने को मिलती है, और यही परिपक्व होकर के जो है ना क्या होता है, बाहर निकलता है। और एक संपूर्ण ओभा का क्या करता है, एक संपूर्ण ओभा का जो है पूर्वक, ये संपूर्ण ओभा का क्या करता है, निर्माण करता है। कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर श्राव लिखा हुआ है, श्रावी लिखा हुआ है, ठीक है ना, शराब वहाँ बच्चा लिख दिया था मिस्टेक से, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि ये जो फॉलिकल जो आपको दिख रहे हैं, जो फॉलिकल्स हैं बाबू, ये फॉलिकल जो दिख रहा है, एक स्त्री जो है ना, अगर हम बात कर लेते हैं एक स्त्री,
पूरे फॉलिकल अगर हम बात करते तो लगभग 40 लाख फॉलिकल बनाते हैं। अब कितने लाख बनाते हैं फॉलिकल? तो 4 लाख फॉलिकल बनाते हैं। कितने लाख बाबू? 4 लाख फॉलिकल बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंततः जो है अगर हम बात कर लेते हैं, फॉलिकल तो 4 लाख बनते हैं, लेकिन मैच्योर ओभा जो बनेंगे, यहाँ पर आगे शायद होगा तो दिखाते हैं, ध्यान देंगे। ओभा जो बनेंगे वो लगभग कितने बनेंगे बाबू? 400 से 450 बनेंगे। ये ऑफलाइन क्लास में भी समझाए थे, तो जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे 400 से 450 बनते हैं। तो हम बता दें यहाँ पर कि प्रत्येक स्त्रियों में क्या होती है, तो प्रत्येक स्त्रियों में जो है ना मासिक चक्र शुरू होती है बाबू, और जो है ना उम्र जैसे कितना उम्र आ जाता है, तो 9 से जो है ना 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है बाबू, और लगभग 40 से 45 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 40 से 45 वर्षों तक जो है क्या होती है, तो जानकारी आपको दिया गया कि जो है ना मासिक चक्र चलती है। क्लियर हो गया। अब जो है ना हम यहाँ पर कॉमन मान के चलते हैं कि 10 साल के आयु से शुरू हुआ, 10 वर्ष की आयु से क्या हुआ बाबू? शुरू हुआ, तो 45 तक चला, तो 45 तक मान लेते हैं। 10 से जो है ना शुरू हुआ, 45 वर्ष तक चला। अब जरा नोटिस किए कितने साल तक चला बाबू मासिक चक्र? तो 35 वर्षों तक चला बाबू। कितने वर्षों तक चला? 35 वर्षों तक चला। थोड़ा सा कलर देख लेते हैं, पता चल रहा है या नहीं। ऐसे चल भी रहा है लेकिन कलर को चेंज कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर। कितने वर्ष तक जहन चला बाबू? 35 वर्ष तक। ये दिख रहा है साफ? 35 वर्ष तक चला। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा ध्यान से देखिए, 35 वर्ष तक चला। ज़रा ध्यान दीजिए कि 35 वर्ष तक जो है ना क्या हुआ, यहाँ पर हम बता दिए कि जो है ना इसमें से अगर हम देख रहे 10 की वर्ष की आयु से शुरू हुआ और लगभग 45 वर्ष तक चला, तो अगर हम इसमें से 10 वर्ष घटा दें तो कितना बचेगा बाबू? 35 वर्ष बचेगा। कितने वर्ष बचेगा बाबू? 35 वर्ष। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब ज़रा ध्यान दीजिए कि 35 वर्ष तो बचा। अब 35 वर्ष में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ बेसिक जो है जानकारी हम आपको दे देते हैं। ज़रा इसको आप ध्यान से देखिए, कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, इसको समझिएगा। बेसिक जानकारी क्या है कि प्रत्येक जो है ना स्त्रियों में क्या होती है, मासिक चक्र स्टार्ट होने के है ना, मासिक चक्र स्टार्ट होने के 14वें दिन क्या होती है बाबू? एक संपूर्ण अंडाणु बनता है। तो मासिक चक्र स्टार्ट हुआ तो 14वें दिन बनेगा, यानी हर महीना में एक ओभा का निर्माण होता है बाबू। हर महीने में कितने ओभा बनेंगे? एक ओभा। तो अब जो है ना साल में कितने महीना बाबू? 12 महीना। तो 12 गुने क्या? 1, यानी पर ईयर कितने ओभा बनेंगे? 12 ओभा बनेंगे। अब उस स्त्री में ओभा कितने साल बनेगा? 12 साल बनेगा। तो अब ज़रा नोटिस कीजिए, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 35 दूना 70 और कितना हो गया बाबू? 35। 35 दूना हो गया 70 और ये कितना हो गया बाबू? 35 हो गया। 0 7 5 12 के 2 और ये हो गया क्या? देखिए 420। बात में आ रही है? तो ये अप्रॉक्स जो है ना माना गया कि जो है ना 40 से देखिए इतना वर्षों में कितने होते हैं ये जो है ना, कितने देखिए इतना से वर्षों तक जो है ना बताया गया कि इतना से इतना वर्ष तक 4 लाख क्या होते हैं, तो फॉलिकल बनते हैं। और ओभा जो अंततः बनते हैं बाबू वो कितने बनते हैं? 450, 400 से 450। कोई दिक्कत? हाँ, उसी बीच में अगर जो है ना गर्भवती अवस्था में हुई तो कम जाएगा, जो है थोड़ा कमेगा जो है ना, लेकिन वो मान के नहीं चला जाता, डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको ऐसे बतानी है। और एक जो है ना VVI टॉपिक है बाबू, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू। बात समझ में आ रही है? तो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ज़रा आप ध्यान से इसको याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे, ज़्यादा होगा, यहाँ से आप देख करके समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिए। अब हम फैलोपियन ट्यूब, यानी देखिए ध्यान देंगे, अभी हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता रहे थे कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसका नाम है, हिंदी में इसको फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? और ये बताया गया था कि प्रत्येक स्त्री में कितनी होती है? 2 होती है। बात समझ में आ रही है? और ये गर्भाशय कहाँ से? ऊपरी भाग से। देखिए ये गर्भाशय है ना, तो गर्भाशय के देखिए ऊपरला भाग ये वाला है ना, तो ऊपरी भाग से शुरू हो रही है और कह रहा है कि गर्भाशय के ऊपरी भाग से दोनों बगल से लगी रहती है। दिख रहा है ना, दोनों बगल से, उधर भी रहता है इधर भी रहता है, दोनों बगल से लगी रहती है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 12 सेंटीमीटर या 10 से 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये जानकारी आपको दिया गई कि यहाँ से वहाँ तक इसकी जो है ना लंबाई होती है बाबू ये। और एक मुंह से जुड़ा रहता है और दूसरा का मुख जो होती है वो ओवरी से सटा होता है, ओवरी के इर्द गिर्द होती है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखिए जो गर्भाशय से सटा हुआ भाग रहेगा उसको हम लोग स्थमस के नाम से जानते हैं बाबू। अब चलते हैं, और जो भाग देखिए ये क्या है? ओवरी है बाबू। क्या है? ओवरी। बात समझ में आ रही है? तो जो भाग ओवरी से जो है ना क्या रहेगा? सटा रहेगा बाबू, किसका? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी का।
तो ध्यान देंगे, फिर से समझ लीजिए कि जो भाग ओविडक्ट का यानी अंडवाहिनी का या फैलोपियन ट्यूब का गर्भाशय नहीं यूटेरस से जो है ना सटा हुआ रहेगा, यूटेरस के नज़दीक या यूटेरस से जुड़ा हुआ रहेगा, उस भाग को इस्थमस कहते हैं। और जो भाग जो है ना किससे गर्भाशय के आसपास रहेगा, ओवरी के आसपास रहेगा, उसको हम लोग इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? और इन दोनों के बीच के भाग को लोग एम्पुला भाग बोलते हैं बाबू। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग होता है। क्या होता है बाबू? काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं होती है। बात समझ आ रही है? निषेचन की क्रिया यहाँ होती है। बात समझ आ रही है? कोई पूछे कि बताएं अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, तो आपको याद रखना होगा कि एम्पुला भाग में होती है बाबू। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रहे। क्या होता है कि इस इन्थमस के जो है ना जस्ट ऊपर कुछ उंगली जैसे संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी बाबू। किसके जैसा? देखिए उंगली जैसा संरचना निकला हुआ है ना इधर साइड से, तो ये जो आपको उंगली जैसा संरचना निकला हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियो कहते हैं बाबू, या झालर कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग झालर कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? झालर कहते हैं। कोई दिक्कत? और ये झालर क्या करता है कि इस ओवरी से बनने वाले किसको बाबू? ओभा को पकड़ करके यहाँ से क्या करता है, तो यहाँ एम्पुला भाग में पहुँचाता है, यानी अंडवाहिनी में पहुँचाता है, जिससे निषेचन की क्रिया होती है। इधर से स्पर्म आता है और यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ आता है, यहाँ पर निषेचन की क्रियाएँ होती है। मास्टरी है, ये जानकारी आपको दिया गया। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है सेम टू सेम। इसको आप पढ़ेंगे तो खुद आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि आप खुद ऑलरेडी इसके बारे में लिख चुके हैं या जानते हैं, और नहीं तो फिर जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो ऐसे रोक करके भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं यही सेम टू सेम स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के भागों की बात करते हैं तो उसके अलग अलग भाग होंगे। सिलिया की तरह जो सामान देखिए, इसके अंदर कुछ सिलिया जैसे संरचनाएं होती है जो ओवरी को चलने में मदद करती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे पतले पतले जो है ना संरचनाएँ होती है जो ओवरी के जो है ना ओविडक्ट के अंदर होती है, जो अंडाणु को चलने में मदद करती है। क्योंकि अंडाणु तो जो है ना चलना ही है, मोटाइल तो नहीं, वो नॉन मोटाइल है, जो आपको ऑलरेडी पहले बताए होंगे। और शुक्राणु क्या है? मोटाइल है, क्योंकि वो अपने स्थानों को बदलता है, क्योंकि उसके अंदर पूंछ होती है। तो ये सब ऑलरेडी बेसिक चीज़ें जानकारी आपको ऑलरेडी दे दी गई है। यहाँ तक क्लियर है? ये सब भाग है आपको क्लियर। देखिए ये भी समझा दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना यूटेरस, दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? जरा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या? यूटेरस दिख रहा संरचना। तो यूटेरस से जो सटा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? इन्थमस। देखिए ओवरी लिखा हुआ, तो ओवरी से जो सटा हुआ रहेगा, ओवरी से सटा हुआ जो रहेगा उस जो है ना इसको बोलेंगे क्या? इनफंडिबुलम। और इन दोनों के बीच को एम्पुला। ओवरी हो गया, इसका काम ओभा बना जो है ना ओभा को निर्माण करना है, और फिम्ब्रियो है, इसका काम है इस ओभा को यहाँ तक पहुँचा देना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए यही चीज़ सेम वही चीज़ है, अलग अलग भाग है इसमें जो है ना लिखवाया गया है झालर वगैरह करके। हाँ ध्यान रहे, कीपक के अंदर जो है ना ये जो कीपक आपको दिख रहा है ना, देखिए ध्यान देंगे क्या है ये, इसके अंदर जो छिद्र होती है बाबू, उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्टियम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए यही भाग है। क्लियर हो गया? एम्पुला भाग में क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है बाबू। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब कैसे होती है जरा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है सबको साफ ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है किसी को? चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। देखिए ये ओवरी है बाबू, ये क्या है? ओवरी। ये बनाता किसको है? तो जरा आप नोटिस करेंगे, ये बनाता है ओभा को। किसको बनाएगा बाबू? ओभा को बनाएगा। और ये फिम्ब्रियो क्या करेगा? जरा आप ध्यान से देखेंगे, झालर क्या करेगा? इस ओभा को पकड़ेगा और इसके अंदर देखिए एक छिद्र होती है, तो उसको उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जस्ट हम बताए थे, देखिए ये दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं बाबू? ओस्टियम। किसके अंदर छिद्र? कीपक के अंदर। कीपक इसको हिंदी में बोलते हैं, या वायु कोष्ठिका इसको कहते हैं। तो वही चीज़ें बताई गई, किसके अंदर जो छिद्र होती है उसको ओस्टियम के नाम से हम लोग जानते हैं। इस ओस्टियम के अंदर क्या करेगा? इस ओस्टियम के माध्यम से इसको जो है ना अंदर की ओर पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा बाबू? एम्पुला भाग में। कोई दिक्कत? अब इधर से शुक्राणु आएगा, इधर से क्या आएगा बाबू? शुक्राणु आएगा। ऐसे आते हुए दोनों एक जगह मिल जाएंगे बाबू। क्या करेंगे? दोनों एक जगह मिल जाएंगे। जैसे ये हो गया क्या? अंडाणु, और इधर से आ रहा है क्या? इधर से आ रहा है क्या? अंडाणु। क्लियर हो गया? और ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपस में मिल जाएंगे तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या?
फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं बाबू। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई? निषेचन कहाँ होती है? देख रहे हैं ना, ओविडक्ट के किस भाग में होती है? तो एम्पुला भाग में होती है। दिख रहा है यहाँ पर? क्लियर हो गई? ये जानकारी आपको दिया गया। ये निषेचन होकर क्या करेगा बाबू? जाइगोट को बना लेगा। क्या बना लेगा बाबू? जाइगोट बना लेगा। क्या बनाएगा बाबू? जाइगोट। और ये जाइगोट विकसित करेगा। जाइगोट किस अवस्था में होती है? 2n के अवस्था में होती है। ये जाइगोट धीरे धीरे विकसित करेगा, 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी ऐसे। इसमें देखिए, ध्यान देंगे, जाइगोट विकसित करेगा। जरा आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जाइगोट क्या करेगा? विकसित करेगा। 1 से 2 कोशिकाएं इसमें हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएंगे कोशिकाएं इसके अंदर, है ना। 4 से फिर क्या हो जाएंगे? 8 कोशिका हो जाएगी। समझ रहा बात? 8 हो जाएगी, 8 को मान लीजिए। फिर 16 हो जाएगी तो उसको मोरुला स्टेज कहेंगे। फिर 64 हो जाएगी तो उसको ब्लास्टोसिस कहेंगे। और ऐसे जो है ना, खिसकते हुए नीचे की ओर आकर गर्भाशय के दीवारों से चिपक जाएगा बाबू। तो जब गर्भाशय के दीवारों से आकर के ब्लास्टोसिस क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस चिपक जाएगा तो उस क्रिया को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? आगे हम इस चीज़ को दिखाएंगे। अब क्योंकि एक ही जगह सब बता देंगे तो फिर आगे बेकार से चला जाएगा ना। देखिए, यही चीज़ है। देखिए, अलग अलग गर्भाशय के बारे में जानकारियाँ दी गई। देखिए, गर्भाशय की जो है ना साइज़ क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक गर्भाशय है बाबू, ये दिख रहा है? एक गर्भाशय है, यूटेरस जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बताया गया कि प्रत्येक स्त्री में क्या होती है? एक गर्भाशय होती है, जो कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय या मूत्र गुहा के बीचों बीच स्त्रोणी गुहा में स्थित होती है। एक बड़ी जो है ना खोखली पेशियाँ और जो है ना उल्टे नाशपाती के आकार की दिखाई पड़ती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग मान के चलिए आप, इसकी लंबाई कितनी होती है बाबू? तो इसकी लंबाई होती है, दिख रहा है, 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, कहे कि 8 मिलेगा। और इसके अगर हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और अगर हम इसकी जो है ना 5 सेंटीमीटर मोटाई, 5 सेंटीमीटर, हाँ लगभग मान के चलिए, दोनों लगभग होता है। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो ये जानकारी आपको दे दी गई। अब ध्यान रखने वाली बात आ जाती है कि जब ये क्या होता है, जब गर्भाशय अवस्था होगी तो ये बढ़ करके क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान देंगे, ये बड़ा होकर के जो है ना लगभग इतना जो है सेंटीमीटर तक हो जाती है। कोई दिक्कत? और जैसी ये अवस्था समाप्त होती है तो पुनः अपने अवस्था में आ जाती है। आपको ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। जब ध्यान से देखेंगे, ऐसे लंबाई यहाँ से ऐसे बताया गया, चौड़ाई ऐसे, मोटाई पूरा ऐसे गोल होती है बाबू। अब इसके हम भागों की बात करते हैं। यूटेरस के भाग कितने होते हैं, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। यूटेरस के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं बाबू, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तीसरा भाग होते हैं। देखिए, फंडस हो गया, दूसरा हो गया, और एक आगे होगा तीसरा। देखिए यहाँ पर है ना तीसरा, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, ऊपर जो ऐसे आपको हरा रंग का जो संरचना आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर का संरचना, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं आपको, जरा आप नोटिस करेंगे। देखिए, ये जो आप संरचना देख रहे हैं बाबू, ऐसे ऊपर से जो गुंबज की तरह संरचनाएँ दिख रही है, ऐसे आप जो है ना गुंबज देखे होंगे कहीं कहीं घर पर या मंदिर मस्जिद पर देखने को मिला होगा। तो ये जो संरचना है आपको गुंबज की तरह संरचनाएँ दिख रही है, इसको लोग फंडस या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो गर्भाशय फंडस कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसके जस्ट नीचे वाला भाग जो आपको दिख रहा है पीला कलर का जो हाईलाइट किया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बॉडी। दिख रहा है? गर्भाशय काय कहते हैं इसको, गर्भाशय काय, ठीक है। अब चलते हैं, और जो नीचे वाला भाग दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो कैसा है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो है सर्विक्स। क्लियर हो गया? गर्भाशय ग्रीवा इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इसके वाल की बात करते हैं। देखिए बाबू, यूटेरस वाल यानी गर्भाशय की भित्ति जो होती है जो है ना, उसके अंदर 3 गो भित्तियाँ होती है बाबू। गर्भाशय की भित्तियाँ कितनी होती है? 3 होती है। अब गर्भाशय की भित्तियाँ 3 कौन कौन होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, गर्भाशय के अंदर जो है ना मुख्य रूप से जो है 3 भित्तियाँ होती है बाबू। कितने होती है? 3 भित्तियाँ होती है। वो 3 भित्तियाँ कौन कौन होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला भित्ति हो गया क्या? पेरीमेट्रियम। दूसरा हो गया क्या? दिख रहा है? मायोमेट्रियम। तीसरा क्या हो गया? इंडोमेट्रियम। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, ये जानकारी आपको दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जानकारी हम आपको दी है कि सबसे बाहरी का जो परत है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो यहाँ पर सबसे बाहरी का परत है गर्भाशय का, उसको
पेरीमेट्रियम कहते हैं। फिर जो है ना दूसरा क्या हो गया, बीच का जो परत है आपको ये दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर का परत है बाबू, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसके जस्ट नीचे आगे भाग है अलग अलग, जो आपको हम आगे बताएंगे, और पीछे भी कुछ इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, है ना। देखिए यही चीज़ें सेम टू सेम है, यहाँ पर भाग दिखाया गया है ना, सब वही चीज़ है। लैंग्वेज है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना बनाया हुआ पीपीटी। वेजाइना की बात करते हैं बाबू, तो चलिए फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। वेजाइना हमारा टॉपिक होगा और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए तो तब तक आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं।